साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रदेश व्यापी ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। इस परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ 8 जुलाई 2021 बनारस जिले के सारनाथ की पवित्र भूमि से शुरू की गई और साथियों, ये परिवर्तन यात्रा लगातार 7 महीने तक चलने वाली है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर आने वाली 403 विधानसभाओं तक यह परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। और इस तरह से इस परिवर्तन यात्रा का समापन 31 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप जी और हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे क्रांतिकारी भाइयों को और बहनों को हमारी तरफ से जय मूल निवासी। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रही है, इस परिवर्तन यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य और मकसद है और वो उद्देश्य मकसद हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर कौन सा उद्देश्य और मकसद बहुजन मुक्ति पार्टी लेकर के चल रही है। साथियों, आजादी के 74 साल हो गए और 74 साल होने के बाद भी आज हमारी समस्याएं कम नहीं हुई है, बल्कि हमारी समस्याएं और बढ़ गई है। यानी आजादी के 74 साल होने के बाद भी समस्या कम होनी चाहिए, लेकिन समस्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। यानी हमारा जो मध्यम वर्ग का भाई है वह गरीबी की कगार पे पहुंच रहा है और जो गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो रहा है। और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजनाओं का ढिढोरा पीट रही है कि सारी योजना का लाभ ये 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को दिया जा रहा है, शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार जो योजनाओं का लाभ दे रही है, जो योजनाएं उपलब्ध करा रही है, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर आप शांत रहेंगे, इसका मतलब है कि आप योजनाओं का लाभ ले रहे हो, इसीलिए बोल नहीं रहे हो, इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हो। तो आप लोग ये कह रहे हो कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हजम कर जा रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं और कहते हैं कि सारी योजना का लाभ इनको दिया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। यानी जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाल करके गांव-गांव में जा करके, चट्टी और चौराहों पर जा करके, लोगों तक पहुंच करके, जन जन तक पहुंच करके बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, ये बताना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया और संविधान निर्माण होने के बाद हमारे समाज में, यानी 40-45 साल के बाद समाज में स्वतंत्र नेतृत्व उभरा। स्वतंत्र नेतृत्व उभरा। हमारे लोग अपना पराया दोस्त दुश्मन की पहचान करने के लायक बन गए। उदित राज अठावले, रामविलास पासवान जैसे लोग समाज में उभर करके आते हैं और शिक्षा की वजह से उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला और शिक्षा की अधिकार की वजह से वो पढ़ लिख गए, हमारे लोग नौकरी में आ गए।
जब हमारे लोग नौकरी में आ गए तो आगे बढ़ने लगा, हमारा समाज आगे विकास करने लगा और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो हजारों साल से दबाए गए थे, कुचले गए थे, शोषित किए गए थे, पीड़ित किए गए थे, वो समाज जब शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख करके आगे बढ़ने लगा और पढ़ लिख करके वो दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लायक बन जाता है, तो वो कोट और टाई पहन करके, सूट और बूट पहन करके दफ्तरों में, ऑफिसों में, कार्यालयों में इनके बगल में कुर्सियां लगा करके बैठने लगा। ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, इनके सामने कुर्सियां लगा करके बैठने लगा। तो जो शासक वर्ग के लोग थे उनको लगा, अरे ये समाज, जिस समाज को हमने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, मान सम्मान का अधिकार नहीं दिया, उनको अच्छे भोजन करने का अधिकार नहीं दिया, फटे पुराने कपड़े पहनने का अधिकार दिया, दिन में चलने का अधिकार नहीं दिया, तो मैंने इनको कौन सा अधिकार दिया था? इनको जूठा भोजन करने का अधिकार दिया था। जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, इनको फटे पुराने कपड़े पहनने का अधिकार दिया और इनको दिन में चलने का अधिकार नहीं दिया। यदि दिन में चलने का अधिकार दिया तो गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध करके चलने का अधिकार दिया, और यही नहीं, हाथ में घुंघरू भी बांध कर चलने का अधिकार दिया। ये जो शोषित पीड़ित वर्ग का आदमी है, जो शूद्र है, अगर जिस रास्ते से जा रहा है तो पता चल जाए उस घुंघरू की आवाज से कि इस रास्ते से कोई शूद्र आदमी आ रहा है। तो ये सारा अधिकार मैंने इनको दिया। आज इनकी इतनी औकात हो गई है, इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे सामने, हमारे बगल में कुर्सियां लगा करके बैठ रहे हैं। ये किस कारण से है? ऐसा विकास किन कारणों से हो रहा है? तो ये लोगों ने मंथन करना शुरू किया, विचार किया। जब मंथन किया और विचार किया तो इनको यह पता चला, अरे ये जो आगे बढ़ रहा है, ये जो शोषित पीड़ित वर्ग का आदमी है, जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आदमी है, तो ये तो शिक्षा के कारण है। ये शिक्षा के कारण है, ये शिक्षा की वजह से आगे बढ़ रहा है, इनकी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने प्लान बनाया कि इनकी शिक्षा को खत्म कर देना चाहिए, इनकी शिक्षा चौपट कर देना चाहिए। जब बुद्धि ही नहीं, शिक्षा ही नहीं होगी तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो अपना पराया और दोस्त दुश्मन की पहचान करने के लायक ये नहीं हो सकते। तो उन्होंने 1986 में नया प्लान बनाया, दोहरी शिक्षा नीति लागू की। यानी दोहरी शिक्षा नीति का मतलब होता है एक तरफ सरकारी स्कूल और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल। 1986 से पहले केवल एक ही विद्यालय हुआ करते थे, वो सरकारी विद्यालय होते थे, और उसी स्कूल से पढ़ करके आज से 40-45 साल पहले के लोग उसी स्कूल से पढ़ करके डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर बनते थे। क्या आज उस स्कूल से पढ़ा हुआ हमारा बच्चा डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। इसलिए दोहरी शिक्षा नीति लागू की गई। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जो व्यक्ति खोलता है, उसमें अपने अनुसार वह निर्धारित फीस रखता है, उसमें पढ़ाने के लिए अध्यापकों को रखता है जो बेरोजगार होते हैं, और फिर उनको, उस अध्यापकों को वेतन देने के लिए वो अपने अनुसार फीस देता है, और फीस पेरेंट्स से वसूलता है। यानी कि फीस 1000 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी हो सकता है, यानी प्राइवेट स्कूल। तो इस तरह से वो उस स्कूल की देखभाल करता है, इसलिए वो स्कूल प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, और वहाँ के बच्चे टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल होता है, वो सरकारी स्कूल में हमारे समाज के 99% के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, 99% के। क्योंकि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में 83 करोड़ 84 लाख लोग भुखमरी तथा अधभुखमरी के शिकार है। सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में 83 करोड़ 84 लाख लोग भुखमरी तथा अधभुखमरी के कगार पे है। अब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत ही नहीं, वो सड़क के दोनों किनारों पर
बड़े शहरों में सड़क के दोनों किनारों पर अनाधिकार से बने हुए झोपड़पट्टियों में रहते हैं और वहीं पर उनके बच्चे जन्म लेते हैं। ना तो उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, ना तो चिकित्सा की व्यवस्था होती है, ना तो साफ पानी पीने की व्यवस्था होती है, शिक्षा तो दूर की बात है। वहीं पर वो कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। तो साथियों, हमारा कहने का मतलब है कि 99% का जो हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, वो आज के वर्तमान समय में डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर बनने की तो बात छोड़ दीजिए, वो बच्चा उस स्कूल से पढ़ा हुआ एक चपरासी का लेवल भी उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से लेकर कक्षा 8 तक हमारा बच्चा पास हो जाता है, यदि पढ़ लेता है, पास हो जाता है। लेकिन अगर उसको ये कहो कि बेटा जरा अपना नाम लिख करके दिखाओ, नहीं लिख सकता। अपने पापा का नाम लिख करके दिखाओ, नहीं लिख सकता। दादा का नाम लिख करके दिखाओ, नहीं लिख सकता। यानी कि 1 से लेकर के कक्षा 8 तक हमारा बच्चा वो ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख सकता और 10 साल का होता है। 10 साल के बाद जब वह बड़ा हो जाता है, 20 साल का होता है, तो हमारे गांव के लोग ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर दो। बच्चा 20 साल का हो गया है, इसकी शादी कर दो। तो हम लोग उसकी शादी कर देते हैं और जब उसकी शादी कर देते हैं तो उसका परिवार आ जाता है, उसका परिवार बढ़ जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है तो रोजगार की तलाश में जाता है। शिक्षा ना होने की वजह से उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल होता है, 99% के बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और इनके पास पैसा है, ये पैसा देकर के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और यही नहीं, ये बच्चे जब घर से शाम को घर पर लौट करके आते हैं तो इनके घर की महिलाएं अपने बच्चे से ये कहती है कि बेटा बैग निकालो, किताब निकालो, आज तुमको क्लास वर्क में क्या मिला, आज तुमको होमवर्क में क्या मिला। और मान लीजिए अगर उस बच्चे को गलती से हेडमास्टर ने या प्रिंसिपल ने उसको होमवर्क नहीं दिया तो तुरंत फोन उसके घर के जो महिलाएं होती हैं, तुरंत फोन प्रिंसिपल के पास जाता है। अरे मेरे बच्चे को होमवर्क नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, कारण बताओ। लेकिन हमारे घर की, हमारे समाज की जो बहन बेटियां, हमारी महिलाएं हैं, वो खेतों में काम करने वाली है, मेहनत करने वाली होती है। वो शाम को जब थकी मांदी घर में आती है तो अपने बच्चे से ये नहीं पूछती कि बेटा ये बताओ, किताब निकालो, कॉपी निकालो, आज तुमको होमवर्क में क्या मिला, आज तुम्हें क्लास वर्क में क्या पढ़ाया गया, ये नहीं पूछती, बल्कि ये पूछती है कि बेटा ये बताओ आज तुमको खाने में क्या मिला, आज तुमको खाने में क्या मिला, ये पूछती है। अब सोचिए कि जो बच्चा 99% का प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो वो समाज तैयार होगा कि आपका समाज तैयार होगा? किसका समाज तैयार हो रहा है? उनका समाज तैयार हो रहा है और आपका समाज, आपका बच्चा अनपढ़ और गंवार हो रहा है। आने वाले समय में 10 सालों में हमारा समाज अनपढ़ और गंवार बनने वाला है। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ये जो शोषित पीड़ित समाज के वर्ग के बच्चे हैं, इन बच्चों को मूर्ख बना दो, इनको शिक्षा नहीं देना है। आप देख रही हो कि अभी 2 सालों से कोरोना का सहारा लेकर के स्कूल बंद हुए हैं, स्कूल बंद है। हमारे बच्चे जो अपना नाम भी लिखना जानते थे, पढ़ना लिखना जानते थे, वो भी आज अपना नाम लिखना भूल गए, आवारागर्दी कर रहे, घूम रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों का क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है। आपके पास तो मोबाइल भी नहीं है। अगर किसी के पास मोबाइल है तो उसमें पैसा नहीं है। मान लीजिए अगर व्यवस्था करके आप पैसा डला सकते हैं तो बच्चे के चलाने का तरीका नहीं है, तमाम चीजें हैं। तो इस तरह से सरकार जो है वो हमारे समाज की शिक्षा को चौपट करना चाहती है, अनपढ़ और गंवार बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी खुलेआम टीवी पर आकर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि मैं भारत को 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत को 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। अब हमारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहते हैं। अब 2500 साल की व्यवस्था क्या है उनको मालूम नहीं है, इसलिए हमारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन 2500 साल पहले क्या था ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो हमने बताया कि 2500 साल पहले मनु का कानून लागू था, भारतीय संविधान नहीं था। मनु का कानून था जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार नहीं, मान सम्मान का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, और अच्छा खाने का अधिकार नहीं, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, ये सारे अधिकारों से वंचित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं 2500 साल पहले की व्यवस्था लाना चाहता हूँ भारत में, और 2500 साल पहले लोगों को साइन करने के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं होती थी, केवल एक अंगूठा ही लगाना होता था। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, हमारे जो पुरखे थे, इस देश के राजा थे, इस देश के जड़ थे, और उनके शिक्षा न होने की वजह से ये लोग क्या करते थे, जो शासक वर्ग के लोग हैं, हमारे पुरखों से कोरे कागज पे ला करके अंगूठा लगवा लेते थे। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो क्या पढ़ सकते थे इस कागज में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने अंगूठा लगवा लिया और हमारे पुरखों के जो जल जंगल जमीन थे उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो नरेंद्र मोदी जी फिर यही कह रहे हैं, 2 साल में जो कोरोना की आड़ में उन्होंने स्कूल और कॉलेज को बंद किया है, वो कह रहे हैं अब लोगों को कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक अंगूठा ही लगाना होगा। आप देख रहे हो, स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, दफ्तरों में देखिए, और जब आप पैसा निकालने के लिए जाती हो तो वहां पर एक छोटा सा मशीन होता है और वहां जाता है कि अपना अंगूठा यहाँ पर दबा दो, आपका पैसा निकल जाएगा। आधार कार्ड से आप अंगूठा दबा देते हो, आपका पैसा आपको मिल जाता है। तो अंगूठा लगा देने से फिर आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो नरेंद्र मोदी के खुलेआम कह रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, अनपढ़ और गंवार बनाना चाहते हैं, और अनपढ़ और गंवार बना करके समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। रोजगार खत्म, सारे आरक्षण खत्म, नौकरियां खत्म, महंगाई चरम सीमा पर, अन्याय अत्याचार बढ़ गया, महिलाओं की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बीजेपी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके इज्जत आबरू के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे लोग हैं वो दिन दहाड़े उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मेरी बेटियां तो बच नहीं रही है, तो पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि सरकार आपको लाचार और गुलाम और मजबूर बनाना चाहती है। अगर 5 साल तक फिर आने वाले 2022 में अगर 5 साल तक फिर उनके हाथ में ये सरकार चली गई, ये भारत की जो व्यवस्था है उनके हाथों में आ गई, तो सोचिए हमारा और आपका क्या हश्र होने वाला है। हमारा और आपका हश्र क्या होने वाला है। हमारे बच्चों के हाथ में मिड डे मील के माध्यम से कटोरा दे दिया जाता है। हमारे लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, उसको फ्री किताब मिल रही है, बैग मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, और यहाँ तक कि दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। कपड़े के अलावा उसको मध्याह्न भोजन खाने के लिए कटोरा भी दिया जा रहा है कि नहीं? प्लेट दी जा रही है, थाली दी जा रही है। वो प्लेट देने का मतलब क्या है? वो प्लेट देने का मतलब है कि आने वाले समय में इन बच्चों को भीख मांगने में शर्म ना आए, इसलिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा। तो मैं ज्यादा बातें ना करके सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों, क्या इस देश में जो बीजेपी की सरकार है और जो गुंडों की सरकार है, जो जंगल राज स्थापित हो गया है, क्या इनको उखाड़ करके फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? फेंकना चाहिए।
आप लोग आवाज दीजिए, फेंकना चाहिए कि नहीं? फेंकना चाहिए। आपके बच्चे के गले में तलवार लटक रही है, आपके बच्चे का गला कब कट जाए, कब सरकार काट दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोगों को दोस्त और दुश्मन, सही गलत की पहचान करनी होगी और आने वाले समय में आप लोगों को एक सही सरकार बनानी होगी। वास्तविक प्रतिनिधि को चुनना होगा और चुन करके विधानसभा में पहुंचाना होगा, ताकि आज हजारों राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। विधानसभा और संसद में आपके मुद्दों की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप वास्तविक लीडर को चुन करके विधानसभा में या संसद में भेजते हो तो आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और आप लोगों को इस देश से जो गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है, आप गुलाम नहीं, अपने बच्चों को आजाद कर सकती हो, आजाद कर सकती हो। क्योंकि 50% महिलाएं भागीदारी महिलाओं की है, 50% भागीदारी। अगर पुरुष वर्ग जागृत हो रहा है और 50% की महिलाएं घर की चहर दीवारी में इन मनुवादियों के द्वारा जो कठोर कानून बनाया गया था उनको कैद करके रख दिया गया है, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलती है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं करती है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करती है, तो मेरी बहनों, आधी आबादी को जगह देने से ही अगर आप ये सोचोगे कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए 85% समाज के लोगों को आगे आना होगा और उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी और आप लोग लड़ोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों ने हमारी बातें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।